नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं वसा में घुलनशील विटामिन? कीड़ा। मैंने इनको याद करने की आपको ट्रिक बताई थी भैया, कीड़ा। और कीड़ा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KEDA। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी है और विटामिन सी है। और बी के जितने भी प्रकार है वो सभी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए के बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं और साथ ही साथ में मैं आपको याद भी कराने वाला हूं। देखिए, विटामिनों से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन ही चीजों से पूछे जाते हैं। पहला केमिकल नेम, दूसरा सोर्स और तीसरा डेफिशिएंसी डिसीज। जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिन के आपको केमिकल नेम पता होना जरूरी है, यानी कि जो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम आपको पता होना जरूरी है। दूसरा, जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिनों के सोर्स, उन सभी विटामिनों के सोर्स यानी कि स्रोत आपको पता होना जरूरी है। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है विटामिन वाले चैप्टर में, डेफिशिएंसी डिसीज अर्थात कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। तो जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के केमिकल नेम एक तरफ लिख लीजिए भैया। अगर आपको वास्तविकता में ही विटामिन वाला चैप्टर क्लियर करना है तो जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम एक पेज में लिख लीजिए। जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के सोर्स एक तरफ लिख लीजिए। और जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाली जो बीमारी है, जो डेफिशिएंसी डिसीज है, कमी से होने वाली जो बीमारी है, वो एक तरफ लिख लीजिए। अगर आप लिख लेते हो तो ये समझ लीजिए विटामिन वाले चैप्टर का 60 से 70% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो भैया यहीं से ही आते हैं। बाकी के बचे 30 से जो 40% जो क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इनके फैक्ट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भैया जरूर इन तीन चीज़ों को तो याद कर ही लेना, क्योंकि रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं ये केमिकल नेम, सोर्स और भैया ये डेफिशिएंसी डिसीज। तो सबसे पहले हम विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो विटामिन डी का केमिकल नेम आपको पता होना जरूरी है कि विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं। तो कोई बताएगा कि विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? देखिए, विटामिन डी जो होता है उसका जो केमिकल नेम होता है, उसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैल्सी यानी कि कैल्शियम। तो विटामिन डी जो होता है, आपको पता है कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। अरे भाई, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है, यानी कि इसमें कैल्शियम आ रहा है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो याद रखना, विटामिन डी जो होता है वो भी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी जो होता है वो भी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। किस नाम से जानते हैं विटामिन डी को? हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं केमिकली रूप में। अब बात आती है इसके सोर्स क्या है, ऐसा क्या खाए जिससे आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाए। तो भैया जब कैल्शियम इसमें आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि हम कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, वो सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत होंगे। जैसे कि सोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं भैया,
अगर मैं स्रोत की बात करूं तो मिल्क, दूध पीजिए भैया। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है भाई, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उन सभी का आप सेवन करिए, आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होगा। उसके अलावा आता है भैया एग, अंडा खाइए। उसके अलावा नॉनवेज और भैया सनलाइट। सनलाइट की मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। दूध से बनने वाले उत्पाद, अंडा, नॉनवेज और सूर्य का प्रकाश, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सनलाइट, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विटामिन डी का केमिकल नेम और सोर्स आपको याद हुआ या नहीं हुआ। विटामिन डी का केमिकल नेम यानी कि केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी आपको किस किस से प्राप्त हो सकता है, दूध से बनने वाले पदार्थों से, अंडों से, नॉनवेज से और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश से। अब विटामिन डी से संबंधित कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो विटामिन डी होता है, इसका निर्माण हमारी स्किन में होता है, हमारी त्वचा में होता है। आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है, इसमें विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो एक कंपाउंड होता है भैया, एक यौगिक होता है, उस यौगिक का नाम है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, फैट वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, जब हम वसा पढ़ाते हैं उस टाइम पढ़ाता है। तो ये यौगिक कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। किसी को कोई प्रॉब्लम? और इसी यौगिक से भैया आपकी स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो रिएक्शन होती है, इस अभिक्रिया को जल्दी करवाने का कार्य सनलाइट करती है, सूर्य का प्रकाश करता है। किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक सहायक होता है, कैटलिस्ट सहायक होता है। तो यहां पर कैटलिस्ट के रूप में कौन कार्य करता है? यहां पर उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में कौन कार्य करता है? यहां पर कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है सूर्य का प्रकाश। इस वजह से विटामिन डी का सोर्स हम सूर्य को भी मानते हैं। इसलिए भैया हम सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का स्रोत भी मानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में कहां होता है, तो आपकी स्किन में होता है। कौन सा यौगिक करता है? तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल करता है। और यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कौन सहायक होता है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। देखिए, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने का कार्य कौन करता है? कैटलिस्ट करता है, उत्प्रेरक करता है। जैसे कि आज आपने खाना खाया, अगर आपके शरीर में एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य ना करे तो भैया ये खाना पता लगे कि आज के 10 दिन बाद में पच रहा है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी जो पाचन की जो दर है उसको बढ़ा देते हैं। भाई पाचन भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? एंजाइम करते हैं। एंजाइम यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मैंने आपको पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। तो यहां पर विटामिन डी का निर्माण हो रहा है किस कंपाउंड से? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से आपकी स्किन में। तो यहां पर जो विटामिन डी के निर्माण में सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की चमक से, सूर्य की किरणों से बनता है भैया विटामिन डी हमारी स्किन में। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। कैल्शियम के
एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सहायक होता है। कौन? कैल्शियम। और विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। ये कैल्शियम हमारी बोन्स यानी कि हड्डियों के पास जाता है और टीथ दांतों के पास जाता है। और भैया हमारे हड्डियों को और दांतों को जो कैल्शियम होता है वो मजबूत और कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है और कठोर बनाता है। कौन भैया? ये कैल्शियम। कौन भैया? कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, तो भैया बता देना विटामिन डी करता है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य कौन कर रहा है? भैया विटामिन डी कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, अवशोषण में सहायक होता है। और ये कैल्शियम को आपकी हड्डियों और दांतों के पास ले जाता है। ये कैल्शियम आपकी हड्डियों को और दांतों को मजबूत व कठोर बनाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या ये चीजें सब समझ में आ गई आपको? इस तरफ मैं मिटा देता हूं इसका केमिकल नेम और इसके सोर्स। तीसरा फैक्ट ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी जो होता है इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो भैया विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके गले में एक ग्रंथि होती है पैराथायरॉइड, और इस पैराथायरॉइड से पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन ये तीनों एक ही नाम है, या फिर कोलिप्स हार्मोन, यह हार्मोन निकलता है। और इन तीनों हार्मोन एक ही हार्मोन है ये। इसका काम होता है कैल्शियम का अवशोषण करना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, कैल्शियम का अवशोषण करना। तो भैया विटामिन डी भी तो यही कर रहा है, कैल्शियम का अवशोषण। इसी वजह से भैया ये हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। इसी वजह से विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसी वजह से हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है भैया। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। हमारे गले में पाई जाने वाली जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ी जाती है। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी के बारे में। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो भैया पैराथायरॉइड हार्मोन का या पैराथायरोक्सिन हार्मोन का या फिर कोलिप्स हार्मोन का निर्माण करती है। और ये जो तीनों हार्मोन है ये एक ही हार्मोन है, नाम अलग अलग है कि नहीं है? तो इन तीनों का काम होता है, यानी कि इस हार्मोन का काम होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। तो भैया यहाँ पर विटामिन डी भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इस वजह से इस विटामिन को हार्मोन विटामिन की संज्ञा दी गई है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, अब मैं इसे मिटा दूं, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी? ओके। यहाँ से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विटामिन डी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विटामिन डी? 2 प्रकार का होता है। जो विटामिन डी होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है D2 और एक होता है D3। इनका भैया आपसे केमिकल नेम पूछा जाता है। इनका आपसे केमिकल नेम पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। अगर आपसे केवल विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो क्या बताओगे? कैल्सीफेरोल। लेकिन D2 का रासायनिक नाम पूछे तो क्या बताओगे? एर्गो कैल्सीफेरोल। और D3 का रासायनिक नाम पूछे तो कोले कैल्सीफेरोल नाम बताओगे।
इतनी बात क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, नहीं याद होगी तो भैया याद करनी पड़ेगी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। D2 का केमिकल नेम एर्गोकैल्सीफेरोल, D3 का रासायनिक नाम कोलेकैल्सीफेरोल। अब मैं आपको डेफिशिएंसी डिसीज बता देता हूं, मिटा दो इसको। ओके भैया, अब विटामिन डी की कमी से होने वाली जो बीमारी है, जो डेफिशिएंसी डिसीज है, जो डेफिशिएंसी डिसीज है, कमी से होने वाली जो बीमारी है वो बता देता हूं। तो कमी से होने वाली पहली बीमारी कौन सी है? तो पहली बीमारी आपको याद रखनी है रिकेटस। इसे सूखा रोग कहा जाता है। दूसरी याद करनी है ओस्टियोमलेशिया। तीसरी याद करनी है ओस्टियोपोरोसिस। चौथी याद करनी है बाउलेक्स और पांचवी याद करनी है नोकनी। दिख रहा है? हाँ, ये पांचों बीमारी आपको याद करनी है। तो कौन कौन सी बीमारी आपको याद करनी है भैया? विटामिन डी की कमी से होने वाली 5 बीमारी याद करनी है। पहली है रिकेटस यानी कि सूखा रोग, दूसरी है ओस्टियोमलेशिया, तीसरी है ओस्टियोपोरोसिस, चौथी है बाउलेक्स और पांचवी है नोकनी। अब इन एक एक बीमारियों के बारे में जानते हैं कि एक एक बीमारियों में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं रिकेटस के बारे में बात करता हूं। तो रिकेटस को सूखा रोग कहा जाता है और ये बीमारी जो होती है, लिख लेना, ये बीमारी जो होती है वो बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है, जो हड्डी होती है वो हड्डी कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। एक एक लाइन लिख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या लिखोगे आप रिकेटस में कि यह बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में। दूसरी है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। तीसरी, इसमें जो हड्डियां होती है वो मुलायम होती है, पतली होती है और कमजोर होती है। मुलायम, पतली और कमजोर लिख लेना। उसके अलावा आप क्या लिखोगे रिकेटस में कि ऐसा रोगी जिसको रिकेटस है, ऐसे रोगी में जो दांत आते हैं वो लेट आते हैं। ऐसे रोगी में जो दांत आते हैं वो भैया लेट आते हैं। और उसके अलावा इन बच्चों का कपाल जो होता है, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, 8 हड्डियों का जो आवरण होता है उसे कपाल या करोटी बोला जाता है। तो जो कपाल होता है वो कपाल कमजोर होता है। ये चीजें तो आपको रिकेटस में याद करनी है। याद करोगे तभी काम चलेगा। मैं लिखा भी सकता हूं लेकिन मेरे साथ याद करिए। रिकेटस छोटे बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है भैया। इसमें हड्डियां कमजोर, पतली व मुलायम होती है। इस रोगी के दांत जो होते हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में होती है ये बीमारी। तो छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं वो लेट आते हैं और इनका जो कपाल होता है वो भी कमजोर होता है। ये चीजें आपको रिकेटस में याद करनी है। दूसरी चीज ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ये बीमारी सेम रिकेटस जैसी है। ये बीमारी भी विटामिन डी की कमी से होती है, बस फर्क इतना है कि ये बीमारी अडल्ट में होती है, वयस्क में होती है ओस्टियोमलेशिया। इसमें भी हड्डियां कमजोर, पतली, मुलायम होती है और इसमें एक मुख्य जो लक्षण है वो रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है इस रोगी में, ओस्टियोमलेशिया वाले में। ये चीजें आपको याद रखनी। ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है बेटा, ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है और साथ ही साथ में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, जो हड्डियां होती है उन हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाउल एक्स में क्या होता है, जब आप मेडिकल देते हो ना उस टाइम पे पूछी जाती है बाउल एक्स और नोकनी के बारे में। इसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है बाउल एक्स। इसमें आपकी हड्डियां है जो पतली हो जाती है, शरीर का सारा वजन आपकी फीमर पर आ जाता है। फीमर होती है जांघ की अस्थि। तो भैया जांघ की अस्थि पर सारा का सारा ही वजन आ जाता है भैया। कौन सी बीमारी में, इस बाउल एक्स में, जिससे जो फीमर होती है उसका आकार इंद्रधनुष के समान हो जाता है।
और लंबे समय तक अगर आपको बाउल एक्स बीमारी रही, ये वाली 4 नंबर की, अगर लंबे समय तक आपको बाउल एक्स बीमारी रही तो फिर आपको नोकनी हो जाएगा। इस नोकनी में क्या होता है, बाउल एक्स में क्या हो रहा था, शरीर का सारा वजन आपकी जांघों पर आ रहा था, जांघ की जो अस्थि है फीमर पर आ रहा था, जिससे क्या हो रहा था, आपकी फीमर है उसका आकार इंद्रधनुष के समान हो जाता है, कुछ इस टाइप की हो जाती थी, ये ऐसे मुड़ जाती थी। तो जिससे क्या होता है, जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते थे। अगर आपको लंबे समय तक बाउल एक्स रहा तो भैया घुटने पास पास आने के कारण जब आप चलते हो या फिर दौड़ते हो तो उस समय वो घुटने जो होते हैं वो आपस में टकराने लग जाते हैं, जिससे इंसान गिर भी जाता है, चलते चलते दौड़ते समय भी गिर जाता है। और यह भी विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो ये पांचों के पांचों बीमारी आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से रिकेटस से पूछा जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया से भी पूछा जा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी पूछा जा सकता है, इन दो बीमारियों से भी पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से आपको रिकेटस याद करनी ही करनी है। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, अगर आपने जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, अगर आप उतनी चीजें पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो गारंटी है विटामिन डी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विटामिन ए मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा मैंने विटामिन वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको बताया था कि विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन सिद्धांत किसने दिया, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था भैया। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने शुरुआत से चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, हम रोज आपको एक विटामिन पढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। विटामिन वाला चैप्टर, ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इस बैच का टाइम रहता है रोज शाम 7 बजे। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। सोमवार से लेकर के शनिवार तक इसकी क्लास आती है, संडे का ऑफ रहता है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ऊपर ही ऊपर है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ हो जाएगी। 100 में से 100% आपको आपके एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। इसलिए हर रोज आंसर दीजिए। आंसर देने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए, हमारी पोस्ट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए, और कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।